सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर के आया हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टोरीज वगैरह या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टेंस को ढंग से समझें, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान लिख लीजिए भाई, क्या है इसकी पहचान। वैसे आप इसके नाम से समझेंगे तो पास्ट का मतलब है भूतकाल, ठीक है, यानी भूतकाल। और इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित मतलब ऐसा कार्य जो भूतकाल में किया जाता है, ठीक है, भूतकाल में किया जाता है लेकिन कार्य में अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे मैं कहूं कि वह खाना खाता था, तो ये निश्चित नहीं हो रहा कि उसने खाना खा लिया है या उसने खाना खा लिया था पास्ट में। तो इसमें क्या हो रहा है क्लियर, कि वह खाना खाता था, यानी अनिश्चित है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, या फिर सिंपल पास्ट। इसका एक और भी नाम है, क्या है भाई, सिंपल पास्ट टेंस। तो किसी किसी बुक में आपको सिंपल पास्ट टेंस के भी नाम से मिलेगा, तो आप उसको भी डाल लीजिए, ठीक है। तो पहचान लिख लीजिए भाई, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, अथवा आ, ई, ए की आवाज आती है, ठीक है। तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई, ए की आवाज भी आती है। तो ये इसकी पहचान है। हिंदी वाक्यों में जब भी हम देखेंगे तो इसमें एक चीज पहचानेंगे कि पीछे क्या है, क्रिया के अंत में क्या है। जैसे मोहन ने खाना खा लिया, ठीक है, मोहन ने खाना खा लिया, तो इसमें आ की आवाज आ रही है, ठीक है, खा लिया। अब या मोहन खाना खाता था, ठीक है। तो इस तरह से जो वाक्य हैं वो किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। अच्छा, पहचान के लिए इसमें कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं कि वह अपना कार्य कर सकता था, तो ता था। तो इस तरह के भी वाक्य इसी में ही आते हैं पास्ट में, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज स्टोरी बनाने में ज्यादा किया जाता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। लेकिन एक बात अवश्य याद रखेंगे कि पास्ट टेंस में टाइम नहीं दिया होता है, ठीक है, यानी कार्य के होने का समय नहीं दिया होता है। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। और पास्ट में एक चीज और याद रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो यूज में, वैसे तो मैं यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्लियर करूंगा कि किस तरह के इसमें सेंटेंस आते हैं। यहाँ पर तो आपके लिए सिंपल डेफिनेशन और सिंपल पहचान के थ्रू और कुछ रूल्स बताऊंगा। उसके बावजूद भी जो भी आपके लिए बताऊंगा, तो यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर एक वीडियो आएगी, उसको अवश्य देखना, ठीक है। उससे हम क्लियर कर लेंगे किस तरह के वाक्य इसमें आते हैं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, इसमें हेडिंग बना लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस।
एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें किसी कथन को स्वीकार किया जाता हो। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आप याद रखेंगे कि कर्ता आपका चाहे कोई भी हो, एक सूत्र याद रखेंगे, कौन सा, या एक स्ट्रक्चर से याद रखेंगे। स्ट्रक्चर मतलब संरचना या फिर सूत्र। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? सब्जेक्ट प्लस B2 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, अंत में फुल स्टॉप। तो यहां पर क्या याद रखेंगे? सब्जेक्ट और B2 और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसके साथ क्रिया की सेकंड रूप ही आएगा, यानी क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सभी कर्ताओं के लिए लागू रहेगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको संरचना लिख दूं। संरचना क्या आती है? हमने जो उधर लिखी है, सब्जेक्ट और प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे जो भी होगा। इसी आधार पर देखो, तुमने मुझे एक कलम दिया, तो देखिए वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? आ की आवाज आ गई। ठीक है, या दिया था या देता था, इस तरह से होता तो वहां देख लेते कि तुमने मुझे एक कलम दिया, तो आ ई एक ही आवाज आ रही है, वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद में क्या करेंगे? सब्जेक्ट क्या है? तो किसने दिया? तुमने दिया, तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट लगा दिए तुमने की यू। तुमने या तुम्हें इस तरह से जो दे रखे होते हैं, लेकिन जब भी सब्जेक्टिव केस में लगता है तो प्रोनाउन जो भी होता है वही लगेगा। प्रोनाउन जैसे यू, भी, दे। ठीक है, सीधे सीधे याद रखना। तो यू क्या दिया? B2 सेकंड फॉर्म, देना की गिव, और गिव मीन्स देना, और गिव की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? गिव। तो यू गिव मी ए पेन, ए पेन, यू गिव मी ए पेन। पहले क्या लगाया? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाया? B2, तो B2 आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो मी दे रखा है और एक ए पेन दे रखा है। तो जब भी भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट यहां पर कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो क्लियर कर लें। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? क्यों भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानते हो? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीवता को व्यक्त करते होते हैं, ये सजीव होता है। जैसे किसने, तुमने मुझे, मुझे, तुम्हें, हमें, उसे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तहत आते हैं। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो निर्जीव वस्तुएं वगैरह होती हैं, जैसे एक पेन, ठीक है, या एक कुर्सी, इस तरह के। तो यहाँ पर लगाने का नियम ये होता है कि अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाना है, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कभी कभी आप क्या करते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाओगे। जैसे इस वाक्य को देखो, ये वाक्य ऐसे भी हो सकता है कि यू गेव और मैं लगाऊं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए पेन। अब इसके लगाने के बाद में अगर आपको लगाना है तो फॉर या टू का यूज करना पड़ेगा। फॉर मी, कि तुमने मुझे या तुमने मेरे लिए एक पेन दिया था। तो ये बात याद रहेगी। अगला है, सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई। तो किसने हिंदी पढ़ाई? सीता ने हिंदी पढ़ाई। तो सीता इसमें सब्जेक्ट है, तो सीता सब्जेक्ट लगा दीजिए सर्वप्रथम। सीता, पढ़ाना की सेकंड फॉर्म क्या है? टीच। फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, टॉट, TAUGHT, टॉट। क्या पढ़ाई? हिंदी। अब यहां पर भी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 आ गए, तो पहले मी लगा दीजिए, टॉट मी, और उसके बाद में हिंदी। ठीक है, तो सीता टॉट मी हिंदी, सीता ने मुझे हिंदी
पढ़ाई। अगला वाक्य, हमारे भाई ने मुझ एक पत्र लिखा। हमारे भाई ने एक पत्र लिखा। तो किसने लिखा? हमारे भाई ने। तो हमारे भाई के सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? अवर ब्रदर। अवर ब्रदर। ठीक है। अब लिखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो B2 लाएंगे। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। राइट, रोट, रिटन। ठीक है। तो अवर ब्रदर रोट, क्या लिखा? एक पत्र, तो ए लेटर। ठीक है। नेक्स्ट देखें, आज जोर से बारिश हुई। आज जोर से बारिश हुई। तो क्या हुई? बारिश हुई। अब बारिश होना एक वर्ब है, रेन मीन्स बारिश होना। तो इस वाक्य को मौसम संबंधी है तो इट का यूज बनाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट इट का यूज करेंगे। और याद रहे, इट का जब अर्थ नहीं निकालते हैं, क्योंकि इट इज ए डम्मी सब्जेक्ट, अर्थहीन सब्जेक्ट होता है। तो देखो, इट बारिश होना की क्या है? रेन। रेन की सेकंड फॉर्म रेन। इट रेन, बारिश हुई जोर से। तो आप क्या लगा सकते हो? हैविली। हैविली। ठीक है। इट रेन्ड हैविली। और कब हुई? आज। तो टू डे। टू डे। अगला है, मैं कल आगरा गया। तो मैं कल आगरा गया, तो आई, और आई के सब्जेक्ट उसके बाद में जाना की सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट। और कहाँ गया? आगरा। तो टू आगरा। टू आगरा। कब गया भाई? कल। तो यस्टरडे। यस्टरडे। ठीक है। तो आपने पहला समझा कि तुमने मुझे एक कलम दिया, तो यू गेव मी ए पेन। सीता ने मुझे हिंदी पढ़ाई, तो सीता टॉट मी हिंदी। नेक्स्ट, हमारे भाई ने एक पत्र लिखा, तो अवर ब्रदर रोट ए लेटर। और आज जोर से बारिश हुई, तो इट रेन्ड हेवली टुडे। मैं कल आगरा गया, तो आई वेंट टू आगरा यस्टरडे। अब देखें आगे। आगे तो आपको एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल तो समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे कर्ता कोई भी हो, सदैव क्रिया की सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिए नकारात्मक वाक्य। ठीक है। लिखें इसमें, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तब। यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तब सूत्र क्या होगा या संरचना क्या होगी? तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और प्लस डिड नॉट और प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। देखो यहां पर क्या आ गया? डिड नॉट। अब यहां समझने की बात है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब। तो डिड का यूज कहां पर नहीं किया गया था? एफर्मेटिव वाक्यों में। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में डिड का यूज किया जाता है, ये बात याद रहे। ठीक है। तो डिड डू की सेकेंडरी फॉर्म होती है, तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म होती है, इसलिए डिड का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और किसका प्रयोग किया था? डू का। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आया हो, तो लिख लीजिए भाई, यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं
शब्द आया हो तब, यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आया हो तब। अब यहां पर बात कर रहा है कभी नहीं, और यहां बात करी गई थी नहीं के लिए, तो कभी नहीं शब्द आया हो तो इसके लिए स्ट्रक्चर्स क्या होगा, तो लिखें सब्जेक्ट प्लस नेवर। कभी नहीं के लिए क्या आएगा, नेवर, और प्लस B2 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो क्या समझे भाई कि यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आया हो तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। अब देखो यहां पर नेवर के साथ में B2 का प्रयोग करेंगे, यह बस याद रखें। किसका प्रयोग करेंगे, नेवर के साथ में B2 का बस प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ तो डू का पास्ट फॉर्म तो आया नहीं डिड। अगर डिड आता तो हम B1 का ही प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, डू। यहाँ आया है नेवर, तो नेवर आया है तो नेवर के साथ में B2 का यूज भी करेंगे कभी नहीं वाले सेंटेंस। दो संरचना याद रखेंगे, यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला था, तो तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला था। तो किसने नहीं खोला, तुम्हारे मित्रों ने, नेगेटिव है, नहीं शब्द आया तो योर फ्रेंड, योर फ्रेंड्स। ठीक है, योर फ्रेंड्स खोला था तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो देखे भाई डिड नॉट ओपन, ओपन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि यहां पर डिड नॉट का यूज हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद में द डूअर, तो योर फ्रेंड्स डिड नॉट ओपन द डूअर। अरुण ने मुझे कोई पत्र नहीं लिखा, तो किसने नहीं लिखा, अरुण ने, तो सर्वप्रथम अरुण। अब अरुण के साथ डिड नॉट नहीं लिखा तो राइट। ठीक है, अरुण डिड नॉट राइट, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी राइट ए लेटर फॉर मी, या फिर अरुण डिड नॉट राइट मी ए लेटर। अब देखो यहां पर कोई लेटर दिया गया है, तो कोई लेटर एनी वगैरह लगाते हैं तो वो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए यहां पर ए का मतलब है कि एक लेटर या कोई भी लेटर। ठीक है, तो मॉडर्न इंग्लिश में ए का ही यूज करते हैं कोई के लिए, तो अरुण डिड नॉट राइट ए लेटर फॉर मी। ठीक है, उसने ऐसा मीठा पानी कभी नहीं पिया, तो किसने नहीं पिया, उसने, तो ही। अब आ गया देखो कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए क्या लाएंगे, नेवर, तो ही नेवर। अब पीना की सेकंड फॉर्म आएगी ड्रिंक, DRANK, क्योंकि मैंने बताया नेवर के साथ में क्या आता है B2, तो ही नेवर ड्रिंक सच स्वीट वाटर, ऐसा मीठा पानी, या फिर सो स्वीट वाटर का यूज भी कर सकते हो, या सच स्वीट वाटर का यूज भी कर सकते हो, तो ही नेवर ड्रैंक सच स्वीट वाटर। नेक्स्ट है मेरे बड़े भाई ने कभी झूठ नहीं बोला। अब देखो इसमें भी आ गया कभी नहीं, तो देखो मेरे बड़े भाई, तो माई एल्डर
ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, और उसके साथ क्या लाएंगे, नेवर। आज झूठ बोला था, ठीक है, तो बोलना की क्या है, टोल्ड ए लाई। अब टोल्ड क्यों लगाया, टेल क्यों नहीं लगाया, तो देखिए नेवर के साथ B2 का प्रयोग होगा, ठीक है, कभी नहीं के लिए साथ में किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट है, वह कभी प्याज नहीं खाता था, तो कौन नहीं खाता था, तो वह के लिए ही। अब यहां पर कभी नहीं आया है शब्द, क्या आया है, कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए नेवर, तो ही नेवर। अब खाना की क्या है, ईट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या है, एट, तो ही नेवर एट, यहां सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। प्याज की ओनियन, ओनियन, तो ही नेवर एट ओनियन, ठीक है, ही नेवर एट ओनियन। तो आप समझ गए भाई, तुम्हारे मित्रों ने दरवाजा नहीं खोला, योर फ्रेंड डिड नॉट ओपन द डोर, अरुण ने मुझे कोई पत्र नहीं लिखा, तो अरुण डिड नॉट राइट ए लेटर फॉर मी। तुमने ऐसा मीठा पानी कभी नहीं पिया, तो ही नेवर ड्रैंक सच स्वीट वाटर या सो स्वीट वाटर, ठीक है। मेरे बड़े भाई ने कभी झूठ नहीं बोला था, तो माई एल्डर ब्रदर नेवर टोल्ड ए लाई, वह कभी प्याज नहीं खाता था, तो ही नेवर एट ओनियन, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AR3 कोचिंग क्लासेज।